अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज मैं आपके लिए जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबों ने जो इसका पहला पार्ट है वो अच्छे से वॉच किया होगा। तो आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसमें टेस्टिस आते हैं उसका डिस्कशन हमने पहले लेक्चर में किया। उसके अलावा जो एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं एंड एक्स्ट्रामिटेंट ऑर्गन आता है, तो इनके बारे में आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं डक्ट्स से। जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे वेजा एफरेंशिया से। तो अगर आपको याद होगा हमने टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स अराउंड 250 के आसपास जो थे उनके इंटीरियर में जब देखा था तो वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था देयर वर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये कुछ बड़े ट्यूब्यूलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं और जो ये बड़े ट्यूब्यूलर फॉर्म्स यहाँ पे होते हैं इनको कहते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टी। ट्यूब्यूलर रेक्टी। तो असल में ये ट्यूब्यूलर रेक्टी और ट्यूब्यूलर रेक्टाई ये स्पर्म्स को यहाँ से ड्रेन करते हैं और इनको रेट टेस्टीज में पोर करते हैं। यहाँ का जो ये रीजन है रेट टेस्टीज, फिर रेट टेस्टीज तक जब स्पर्म्स आते हैं तो इन रेट टेस्टीज से स्पर्म्स को ड्रेन किया जाता है थ्रू सम ऑलमोस्ट 10 to 12 tubular structures which are called as vesa efferentia। तो ये जो ट्यूब्यूलर ये जो रेटी टेस्टिस है इन रेटी टेस्टिस को ड्रेन किया जाता है इन स्पेशल 10 to 12 ट्यूब्यूल्स से। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं वैसा एफरेंशिया। ठीक, तो ये जो वैसा एफरेंशिया होता है ये स्पर्म्स को यहाँ से कलेक्ट करके एक दूसरे बड़े ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में पोर करता है। ठीक, तो वैसा एफरेंशिया का काम है टू ड्रेन रेटी टेस्टिस, टू ड्रेन रेटी टेस्टिस into what? into this structure what is called as epididymis। तो ये यहाँ पे इनका काम रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस बैकवर्डली एंड एंटीरियरली एंटीरियर पोस्टीरियरली टेस्टिस को कवर करता है। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक, इट इज a tubular structure which is primarily responsible for storage of sperms। स्पर्म्स जब बनते हैं तो फिर इनकी प्राइमरी स्टोरेज इस ट्यूब्यूलर फॉर्म ऑफ एपिडाइडमिस में होती है। ठीक, तो ये देखो ये जो एपिडाइडमिस है इसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो इसका है वो है ऊपर वाला साइड दिस वेरी रीजन, और जो दूसरा हिस्सा इसका है दैट इज दिस, और जो थर्ड वन इसका हिस्सा है दैट इज दिस। तो जो इसका एंटीरियर मोस्ट रीजन है द हेड रीजन दिस इज कॉल्ड केपट एपिडाइडमिस। दिस इज कॉल्ड केपट एपिडाइडमिस। दिस जो मिडल रीजन है दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडाइडमिस एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दिस इज कॉल्ड कॉर्डा एपिडाइडमिस। तो एपिडाइडमिस में हमने तीन हिस्से देखे। एक क्या था केपट हेड, दूसरा बॉडी यानी कॉर्पस और तीसरा टेल यानी कॉर्डा। तो इसमें जो तीन हिस्से हैं हेड कॉल्ड एज केपट, आप इसको याद रखो, और जो दूसरा हिस्सा है दैट इज बॉडी। गुड, बॉडी जो है दिस इज कॉल्ड कॉर्पस, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इसका है दैट इज टेल रीजन दैट्स कॉल्ड एज कॉर्डा एपिडाइडमिस। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वैसा एफरेंशिया है उन्होंने जब रेटी टेस्टिस को ड्रेन किया तो एपिडाइडमिस के किस हिस्से में उन्होंने स्पर्म्स को पोर किया। तो एपिडाइडमिस का जो एंटीरियर मोस्ट रीजन है दैट इज हेड रीजन। ठीक है, उस हेड रीजन में यानी केपट एपिडाइडमिस में वो खुद को एम्प्टाई करते हैं। याद रखोगे द वैसा एफरेंशिया all the ducts of the vasa efferentia they empty themselves into the head region or केपट एपिडाइडमिस। ठीक है, जो केपट एपिडाइडमिस और कॉर्पस एपिडाइडमिस के बीच का जो रीजन होता है यहाँ पे ये स्पर्म्स को पोर करते हैं। ठीक, फिर ये स्पर्म्स इसमें स्टोर रहते हैं, बॉडी तक आते हैं, फाइनली टेल तक आते हैं। और जो इसका ये टेल रीजन है दिस टेल रीजन इज फ्रॉम हियर एसोसिएटेड विद अनदर डक्ट दैट डक्ट इज कॉल्ड वैसा डेफरेंशिया। ठीक है, तो ये डक्ट्स जिन्होंने स्पर्म्स को लाया पोर किया इनटू द एपिडाइडमिस दे आर कॉल्ड वैसा एफरेंशिया, और वो डक्ट जिन्होंने अब एपिडाइडमिस को ड्रेन किया वापस कहीं पे लिया स्पर्म्स को तो उस डक्ट को कहते हैं वैसा डेफरेंशिया। ठीक है,
तो एपिडाइडिमिस में जो स्पर्म स्टोर होते हैं, इसमें इनके अंदर कैपेसिटेशन फैक्टर्स एबिलिटी आ जाती है इनमें फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पे जो स्पर्म स्टोर होते हैं, स्टोरेज की वजह से स्पर्म्स अचीव एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग एग, फर्टिलाइजिंग एग। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्टोरेज होती है स्पर्म्स की, ये देखा गया है यहाँ की ये जो स्पेशल सेक्रेशंस होती हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द एपिडाइडिमिस, उनकी वजह से स्पर्म्स में एबिलिटी आ जाती है टू फर्टिलाइज द एग इन लेटर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट डक्ट है दैट इज वैसा डिफरेंशिया। तो जो वैसा डिफरेंशिया है ये प्लस 20 सेंटीमीटर्स का होता है और ये कार्डा एपिडाइडिमिस से होके ये ड्रेन करता है एपिडाइडिमिस को। कार्डा एपिडाइडिमिस से यहाँ पे भी देख सकते हैं अब आप कार्डा एपिडाइडिमिस को ये ड्रेन करता है और यहाँ से ये होके एसेंट हो जाता है टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, टुवर्ड्स द इंटीरियर पेल्विक कैविटी। तो ये अंदर की ओर ऊपर आ जाता है। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं ये दिस इज वैसा डिफरेंशिया। तो ये एसेंट हुआ टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, वहाँ से होके ये ट्विस्ट हुआ एंटीरियरली ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, फिर ये डिसेंड हो रहा है, पहले एसेंड हो रहा है फिर लेटरल, उसके बाद डिसेंडिंग पार्ट इसका होता है। तो इतना लंबा जो डक्ट होता है प्लस 20 सेंटीमीटर्स का डक्ट, ये डक्ट क्या है वैसा डिफरेंशिया। तो इसमें क्या, इसमें भी टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, नॉट ओनली स्टोरेज, इसकी वजह से स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे गेट ट्रांसपोर्टेड अप टू, कहाँ तक स्पर्म्स इसके जरिए चले जाते हैं, अप टू इजैकुलेटरी डक्ट, अप टू इजैकुलेटरी डक्ट। देखो यहाँ से वैसा डिफरेंशियल स्पर्म्स को कैरी किया एसेंट लेटरल, ठीक, फिर डिसेंट। तो यहाँ से इसके साथ ये जो डक्ट है दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म्स की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इस वैसे डिफरेंशियल के साथ हुई। ठीक, ये तो डक्ट्स की बात हुई। इसके बाद जो यूरिथ्रा है वो हम एक्स्ट्रामेटेंट ऑर्गन पेनिस जो इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं ग्लैंड्स पे, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर जो पहला ग्लैंड आता है दैट इज सेमिनल वेसिकल। ये देखो यहाँ से ये वैसा डिफरेंशिया आया और यहाँ इसके साथ फ्यूज हुआ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से ये वैसा डिफरेंशिया, ये छोटा डक्ट जो है ये डक्ट कहाँ से आया, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो ये सेमिनल वेसिकल क्या है, ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, दे आर 2 इन नंबर। फ्रंटल व्यू में ये 2 दिखेंगे, सेशनल व्यू में एक ही दिखेगा। तो दे आर 2 इन नंबर एंड they have a dimension of plus 10 centimeters almost, plus 10 centimeters, it can go up to 15 or more। and seminal vesicles जो होते हैं इनका काम होता है ये 70% ऑफ genital secretion और सीमेन बनाते हैं। so the major quantitative contribution of semen comes from seminal vesicle, reminded। तो जो इनके अंदर ये 70% की जो कंट्रीब्यूशन होती है इस सेक्रेशन में ज़्यादातर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनकी सेक्रेशन में होते हैं, आप याद रखोगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और होता है यहाँ पे फ्रक्टोज, और ये सेक्रेट करता है इनोस्टॉल, और इसके अलावा ये सेक्रेट करता है कुछ एंजाइम्स भी। ठीक, तो जो सेमिनल वेसिकल होता है ये फ्रक्टोज, कुछ एंजाइम्स और इनोस्टॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ये इन चीज़ों की सिंथेसिस करता है, ये सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके साथ साथ ये म्यूकस भी सेक्रेट करता है। ठीक, तो ये जो सारी सेक्रेशंस होती हैं ये कलेक्टिवली अल्कलाइन सेक्रेशंस होती है, जिनका पीएच प्लस 7.2, 7.3, 7.4 से आगे आगे होता है। तो ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं टू द फॉर्मिंग स्पर्म्स और टू द ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल होता है, इट इज सिंगल, और आप याद रखोगे in an average adult human male इसका साइज होता है almost the size of a walnut, इसका साइज होता है the size of walnut।
अराउंड 15 ग्राम्स के आसपास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और इसकी जो सेक्रेशन होती है उसको प्रोस्टेटाइटिक सेक्रेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज यूरिनरी पैसेज ऑफ द यूरिन जो है उसके हिसाब से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कवर करता है इजैकुलेटरी डक्ट के पार्ट को, ये कवर करता है इस यूरिथ्रा के इस वाले हिस्से को, ये कवर करता है यहाँ से ये जो नीचे यूरिथ्रा आता है बल्बस पार्ट से मेम्ब्रेनस पार्ट से पहले इसको भी ये कवर करता है। इसलिए इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है और फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है फ्रॉम दिस यूरिनरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है अप टू 30% ऑफ टोटल सीमेन, अप टू 30% ऑफ टोटल सीमेन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये ऑलमोस्ट एक स्पॉन्जी टाइप ऑफ ग्लैंड होता है और इसके अंदर अपने छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 40 इन नंबर। ये छोटे डक्ट्स आपस में फ्यूज होते हैं, फाइनली वो फ्यूज डक्ट्स एम्प्टाई होते हैं इनटू द यूरिथ्रा। ठीक, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन भी फिर फाइनली यूरिथ्रा में चली जाती है, यानी ये फिर फ्यूज हो जाती है विद द जेनिटल सिक्रेशन ऑफ द टेस्टिस दैट इज स्पर्म्स एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसकी सिक्रेशन में कैल्शियम होता है, इसकी सिक्रेशन में जिंक होता है, इसकी सिक्रेशन में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ठीक, इसकी सिक्रेशन में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक, इसकी सिक्रेशन में एंजाइम्स जैसे पीएसए प्लाज्मा सीरम, ये सॉरी प्रोस्टेट सीरम एंटीजन। कभी डॉक्टर्स इसका सेरोलॉजिकल टेस्ट करके इसकी रीडिंग को देख के जो प्रोस्टेटाइटिस की जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको एसेस करते हैं। उसके बाद उनको प्रोस्टेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रीटमेंट करने में बड़ी आसानी होती है। तो वो इस सिक्रेशन ऑफ पीएसए को तो सेरोलॉजिकल टेस्ट के जरिए से एक्सप्लॉइट करके डिजीज एनालिसिस करते हैं एल्डरली पर्सन से एल्डरली पेशेंट्स में। तो ये पीएसए भी इसके अंदर होता है। ठीक, और इसके अलावा इसकी सिक्रेशन में सिट्रिक एसिड भी होता है, citric acid. So all these secretions and or constituents from the prostate gland, they contribute quantitatively as well as qualitatively to the formation of semen. ठीक है, and the presence of all these enzymes, the citric acid, the calcium and the zinc and the secretion from the seminal vesicle, they make sperms viable, they provide nutrition to the sperms, and on behalf of the secretion of these two types of the glands, only sperms can have the ability to fertilize the egg or to get transported in the female genital tract and to reach up to their respective opposite gamete, that is the ovum. And our last gland is Copper's glands. So Copper's glands are present at the base of the root of the penis, interiorly within the pelvic cavity, and they are about pea size. Their secretion forms precum mostly, and their secretion mostly makes a lubricating fluid which helps in lubrication of the genitalia during sexual intercourse. तो ये 3 मेन एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स ऑफ टाइसन भी होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओवर द ग्लैंड्स। ठीक, लेकिन उनकी सिक्रेशन की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है इन द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये तो ग्लैंड्स की बात हुई। इसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज इंट्रोमिटेंट ऑर्गन पेनिस। लेट अस स्टार्ट। यस, डक्टस को लेके जो हमने कहा था कि जो डक्टस यहाँ पे वैसा डिफरेंशिया आता है when it fuses with the duct of seminal vesicle and forms the ejaculatory duct. तो ejaculatory duct से लेके और यहाँ दूसरा जो बड़ा डक्ट आता है which drains the urinary bladder, फिर यहाँ से ये जो नीचे बड़ा डक्ट आता है this is called urethra. ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जाना जो यूरिथ्रा होता है इसका एक प्रोस्टेटिक पार्ट होता है जो प्रोस्टेट से होके जाता है, उसके बाद ये बल्बस और मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, फिर पीनाइन पार्ट होता है। ठीक, तो इसके बाद जो
लास्ट वाला स्ट्रक्चर है दैट इज द पेनिस ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले ही हमने कहा इसका जो एक हिस्सा होता है लाइंग इंटीरियर टू द पेल्विक कैविटी दैट इज कॉल्ड एज इट इज रूट एंड देन इट हैज another region that is shaft and it has the anterior most region head region which is called glands। तो जो glands होता है वो externally covered होता है with a foreskin called as prepuce। ठीक है। Muslims, Christians and many other religious and including some non-religious people also cut this prepuce। ठीक, for some it has religious importance and for some it has medicinal importance। लेकिन मेडिकली देखा गया है जब प्रोड्यूस अनकट अनसर्कमसिजनल होता है तो इसके अंदर जो ग्लैंड्स टाइसन्स होते हैं जो मैंने कहा था वो एक तरह के मॉडिफाइड सिबिशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सेक्रेशन फिर डस्ट ठीक वगैरह इसके अंदर चला जाता है। फिर एक फाउल स्मेल रिलीज होती है विच इज ऑफन कॉल्ड एज स्मिग्मा, यानी इसमें बहुत सारी बैक्टीरियल जो है वो ग्रोथ हो जाती है एंड दैट कैन बी ए कॉज ऑफ मनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक, तो मेडिकली ये देखा गया है जो सर्कमसिजन है वो ठीक है क्योंकि इनके अंदर कम चांसेस होते हैं फॉर मनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस टू हैपन और टू गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। तो ये जो पेनिस है इसकी अब दो फंक्शंस है, एक यूरिनरी फंक्शन क्योंकि इसके अंदर जो पीनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जाता है वो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन भी और जेनिटल सेक्रेशन भी। जो हमने देखा जेनिटल सेक्रेशन में अब खाली स्पर्म्स नहीं होते हैं, उनमें सेक्रेशन फ्रॉम seminal vesicle, secretion from prostate gland, secretion from even Copper's gland। ये सारी सेक्रेशन जो फ्यूज होती है then that is called the genital secretion और सीमेन। ठीक, उस सीमेन की ट्रांसपोर्टेशन भी इसी ऑर्गन से होता है और यूरिन की जो ट्रांसपोर्टेशन टुवर्ड्स द आउटसाइड वो भी होता है। हाँ, और एक बात जो यूरिथ्रा मेल्स के अंदर होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स ये इसकी लेंथ ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट इज पीनाइल पार्ट। ठीक, तो इसकी एक यूरिनरी फंक्शन है और इसकी जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो उस रिप्रोडक्टिव फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक that reproductive function is transportation of semen or transportation of sperm up to the female genital tract where sperm will get opportunity to get drifted up to the egg in the female genital tract। तो एक प्रोसेस इसके लिए एसेंशियल है that is erection and next is ejaculation। These are two physiological processes associated with this intromittent organ। तो ये फंक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको इसका जो डाइसेक्शनल माइक्रोस्कोपिक व्यू है उस पर जाना होगा। दैट विल लुक लाइक दिस। एक्सटर्नली इट विल बी कवर्ड बाय स्किन। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द पेनिस एंड इट हैज अपर एंड लोअर डोर्सल वेन्स। These are major veins and this is artery along with nerve fibers and it has this areolar tissue, areolar connective tissue and this very region the pectiform septum, pectate septum। This septum actually internally divides a unique tissue into two components and this tissue is lobulated and spongy and erectile in nature। This is called corpora cavernosum, corpora cavernosum और corpora cavernosa। तो इसके नीचे कुछ छोटी छोटी ये जो वेसल्स हैं these vessels are nothing but veins flowing towards the anterior region and यहाँ पे ये यूरिथ्रा है। दिस इज यूरिथ्रा। ठीक, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा के नीचे ये यूरिथ्रा से एसोसिएटेड आर्टरीज होती हैं, आर्टरी। ठीक, और ये लोअर एंटीरियर वेन्स हैं। बट यूरिथ्रा के सराउंडिंग में भी और एक दूसरा स्पॉन्जी टिश्यू है दैट इज कॉल्ड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, दैट इज कॉल्ड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो इस तरह से ये यूरिथ्रा के सराउंडिंग में जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और जो एंटीरियरली थ्रू पेक्टेट सेप्टा से बाइफरकेटेड जो टिश्यू होता है द मेजर इरेक्टाइल टिश्यू दैट इज कार्पोरा कैवर्नोसम।
तो एक्चुअली इट इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट हैपन्स मेनली इन कॉर्पोरा कैवर्नोसा लीडिंग टू फर्स्ट component, that is erection, and it will take place under the influence of some stimuli which can be visual, which can be auditory stimuli. They can be just thinking, they can be tango with touch, etc. And all these stimuli lead to brain to induce a system of signaling. तो ब्रेन जो होता है वो अपने उसका जो एसोसिएटेड पार्ट होता है स्पाइनल कार्ड, उसको इंड्यूस करता है, और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो लोअर S2 S4 रीजन जो होता है, यहाँ S2 S4 रीजन से न्यूरॉन्स एक्टिवेट होके सिग्नल को फाइनली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फाइनली ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, स्पेशली आर्टरीज की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उनके अंदर जो एपिथेलियल सेल होती है, उस एपिथेलियल सेल को एक्टिवेट किया जाता है S2 S4 स्पाइनल सिग्नलिंग के जरिए से विद द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एपिथेलियल सेल के अंदर जाकर एक एमिनो एसिड आर्जिनिन को डिवाइड करता है दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट को कहते हैं स्ट्रोलिन, ठीक, ल्यूडिस, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो गैस बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, ये एक्चुअली ये एमिनो एसिड है आर्जिनिन। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है गैसेस फॉर्म, देन दिस फ्रॉम दिस वेरी सेल, ये एपिथेलियल सेल थी, यहाँ से स्मूथ सेल में डिफ्यूज होता है। दिस इज द स्मूथ सेल, दिस वाज एपिथेलियल सेल एंड दिस इज स्मूथ सेल। तो जो यहाँ पे स्मूथ मसल सेल है, ठीक, स्मूथ मसल सेल के अंदर जब ये डिफ्यूज होता है, और यहाँ तक ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है इन द रेस्पेक्टिव आर्टरीज। तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड जब स्मूथ मसल सेल में डिफ्यूज होता है, तो यहाँ पे ये इंड्यूस करता है, एक यहाँ पे एक्टिवेट करता है एंजाइम को, जिसको कहते हैं गवानोलाइल साइक्लेस को, दूसरे एंजाइम को यहाँ ये एक्टिवेट करता है। तो ये एंजाइम स्मूथ मसल में जब एक्टिवेट हुआ, इट रिजल्ट्स इनटू द कन्वर्जन ऑफ GTP इनटू साइक्लिक GDP। जो इसका ये ट्रांसफर होता है, इसके ट्रांसफर की वजह से जो यहाँ पे पोटेशियम होता है उसका इफ्लेक्स होता है। तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ए रिड्यूस्ड कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो जी, जब रिड्यूस्ड कैल्शियम ट्रांसपोर्ट हुआ, इसकी वजह से जो ये स्मूथ मसल यहाँ पे है ये रिलैक्स रहेगा। जब स्मूथ मसल रिलैक्स रहेगा, ठीक है, रिलैक्स रहने के साथ साथ इसकी वजह से ये रिलैक्स फॉर्म में इसके अंदर ब्लड ज्यादा चला जाएगा। तो जब ब्लड यहाँ पे ज्यादा चला जाएगा, इट विल बल्ज, तो ये बल्ज आउट होगा। तो इसके साथ साथ ये जो रेस्पेक्टिव लैक्यूनर स्पीसीज हैं, ये भी लैक्यूनर स्पीसीज ऑफ व्हाट, कॉर्पोरा कैवर्नोसम, ये भी बल्ज आउट हो जाएंगे। बल्ज आउट होने के बाद दे विल अल्टीमेटली पुट प्रेशर ऑन द रेस्पेक्टिव वेन्स, इन पे वेन्स पे प्रेशर आएगा। जब वेन्स पे प्रेशर आएगा, तो वेन्स का जो काम था ब्लड को फिर वापस लेना, तो ये इजीली ब्लड को वापस नहीं ले पाएंगे। तो all this process will ultimately lead to the bulging out of the corpora cavernosum and increased flow of the blood through these respective arteries, and finally their bulging out will lead to the first process, what is called as erection. So erection is under the control of what? Is under the control of parasympathetic nerves, इनके बारे में मैंने कहा S2 S4। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट द प्रोसेस इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन में क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस, आप याद रखोगे, सिंपैथेटिक नर्वस T12 to L2 नंबर रीजन तक, ठीक, थोरेसिक 12 एंड नंबर 2, ये एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे S2 S4 से एक्टिवेट हुई थी प्रोसेस ऑफ इरेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा T12 एंड अप टू L2। इनकी वजह से अब यहाँ पे कंट्रैक्शन ऑफ रूट मसल्स ऑफ द पेनिस जो है वो स्टार्ट होगा, एंड फाइनली
इस कंट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड है ये कंट्रैक्ट होगा, ये कंट्रैक्ट होगा, ये कंट्रैक्ट होगा, तो सारा जो जेनेटल सेक्रेशन है ये सारा कंट्रैक्ट होने के बाद इसको लिड सा करेगा, यानी देयर विल बी नो फ्लो ऑफ यूरिन। इसको लिड करने के बाद इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट फ्लूइड विल बी रश्ड आउटसाइड द यूरिनरी मेटस एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एजैकुलेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम पार्ट होता है, द होल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू दीज प्रोसेसेस। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड complete human male reproductive system. It is anatomy, it is physiology, it is role, it is sperm making role, its transportation role, and it is role in development of the secondary sexual features in human males. अगर आपको ये सही लगा तो लाइक का जो बटन है वो दबाना भूलना नहीं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET और BSc लेवल एग्जामिनेशन, नीट और 11th और 12th, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन zoological साइंसेज, तो ये चैनल आपके लिए फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वेयर वी विल बी स्टडिंग, we will be discussing the human female reproductive system, which is having comparative and more strategic importance in comparison to the male reproductive system.